हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पैसेज, जिसको हम लोग हिंदी में गद्यांश कहते हैं। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है, सिलेबस में जो लिखा होता है आप लोगों के, वो होता है कॉम्प्रिहेंशन of the passage। comprehension of the passage, comprehension यानी होता है समझना। तो ये इसलिए सिलेबस में रखा जाता है, इससे स्टूडेंट से ये उम्मीद करते हैं एग्जामिनर, टेस्ट पेपर सेटर वाले, वो ये उम्मीद करते हैं कि भाई क्या स्टूडेंट को कोई इंग्लिश का पैसेज, कोई इंग्लिश की जो भी कोई लिखा हुआ कोई एक मैटर अगर उसके पास आता है, क्या उसको पढ़ करके समझ सकता है क्या। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ। क्या आप पैसेज को समझ सकते हो क्या, और आपको पैसेज समझ में आया कि नहीं आया, इसके लिए वो इस पैसेज को देख करके उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स उस पैसेज में ही होते हैं। अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा है और फिर उसको समझ लिया है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया है, तो फिर आप लोग क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली दे सकते हैं। उसके लिए लेकिन सबसे पहली शर्त है, रीड केयरफुली द पैसेज। आप पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, उसकी एक एक लाइन को समझो, उनके शब्दों को समझो, रीड बिटवीन द लाइंस। वो लाइंस क्या कह रही हैं, उनमें क्या डीप मीनिंग छिपे हुए हैं, उनको भी समझने की कोशिश करो, और एक पूरा जो पैसेज है उसको एक साथ कहना क्या चाहता है, उसका क्या उद्देश्य है, पर्पस क्या है, उसका मेन आइडिया क्या है, वो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अब उसके लिए आपकी वोकेबलरी अच्छी हो, आपके ग्रामर स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, आपको टेंस और प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, इन सब की जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में वोकेबलरी भी आपको आनी चाहिए, शब्दों के अर्थ आपको पता होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे शब्दों के ही अर्थ पता हो, उनमें से अगर 1, 2, 4, 5 शब्द आपको नहीं भी आ रहे, इट डजंट मैटर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर आप क्या करें, बाकी के अर्थ तो आपको आ रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से संदर्भ में, किस संदर्भ में बात चल रही है, किस रेफरेंस में बात चल रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, वो दूसरे शब्द का भी अंदाजा आप लगभग लगा लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि अच्छा यार ये कहना चाहता है। तो अगर 2-4 शब्दों के अर्थ नहीं पता है तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। डोंट लूज योर हार्ट, हिम्मत ना हारें, आप कीप योर कूल, आप आराम से उसको पढ़ें, शांत रहें। एक बार भी समझ में नहीं आ रहा, उसको दोबारा रीडिंग करें, रीडिंग करनी पड़ेगी दोबारा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, उसको तीसरी बार समझें। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या करें कि पहले एक बार उसको पढ़ लें, पैसेज को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस देख लें, क्योंकि एग्जाम में समय भी कम होता है हमारे पास, तो 2-2, 3-3 बार पढ़ने का समय नहीं होगा, आपसे और क्वेश्चन छूट जाएंगे फिर। तो आप क्या करें, एक बार तो उसको पढ़ लिया आपने, एक एक लाइन को समझ लिया, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, पैसेज जो क्वेश्चन दिए गए नीचे, उन क्वेश्चंस को पढ़ो और उन क्वेश्चंस के उत्तर ढूंढने की कोशिश करो पैसेज के अंदर। तो अब क्या करो, उन क्वेश्चन के हिसाब से पैसेज को दोबारा पढ़ो और फिर अंडरलाइन कर लो कि हाँ यार वहां पर ये मेंशन था, तो ये देखो यहाँ पे चीज दे रखी है, यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात यहाँ ये दे रखी है, देखो आप। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर धीरे धीरे आपको उस पूरे पैसेज में मिल जाएंगे। अब मिल गया तो फिर आपको पैसेज थोड़ा अच्छा ढंग से समझ में आने लग जाएगा। इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज। पैसेज या गद्यांश की समझ विकसित करना है, उसके लिए आपको केयरफुली, बड़े ध्यान से पैसेज की एक एक लाइन को पढ़ें, शब्दों को ध्यान दें। कुछ शब्द के अर्थ नहीं आ रहे तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उनको समझने की कोशिश करें। फिर आप क्वेश्चंस पढ़ें और क्वेश्चंस के आंसर्स के हिसाब से दोबारा उस पैसेज को पढ़ें और आंसर साथ साथ में टिक कर लें। फिर जो प्रश्न के आंसर लगाने, ABCD 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आंसर आप लगा के आ जाओ। जो अधिकतर एग्जाम्स में वो यही पूछता है, RS के और इनके एग्जाम में जरूर वो
क्वेश्चन के आंसर्स लिखवाता है आपसे, वो यहाँ नहीं होगा। हमारे ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड या जितने भी जो जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वहाँ उस पैसेज पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो 4 ऑप्शन में एक पे टिक लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया आपको। और ये पैसेज को आप देखो भूल भी नहीं सकते दोस्तों। याद आ रहा है आप लोगों को 10th और 12th क्लास, जिन लोगों को इंग्लिश हार्ड लगती है, जिन लोगों को क्या, अधिकतर लोगों को वो हार्ड ही लगती है, बहुत कम लोग हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है। और दिक्कत भी ये है कि भाई हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारे आसपास माहौल नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत तो रहती है। तो अगर आपको ध्यान हो तो 10th पास की थी आपने, 12th पास की थी, बोर्ड के एग्जाम जब पास किए थे उसमें इंग्लिश में पास करवाने में इस पैसेज का एक बहुत बड़ा रोल था। बट वहां हम क्या करते थे, क्वेश्चन की लाइन देख करके उस लाइन को पकड़ते थे पैसेज में और फुल स्टॉप से लेकर के फुल स्टॉप तक पूरी लाइन को उतार दिया करते थे। ऐसा अब यहाँ नहीं करना, यहाँ हमें लिखना तो है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को, पैसेज के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसके आइडिया को समझना पड़ेगा, उसका एक इन्फ्रेंस, निष्कर्ष निकालना पड़ेगा और उसके आधार पर आप क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएंगे। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, आपको अलग अलग पैसेज उदाहरण में देने वाला हूं। अच्छी बात क्या है कि वो पैसेज वो दे रहा हूं आपको मैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैं उन पैसेज की आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तैयार है आप लोग? मैं आपको पैसेज पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और फिर उनके आधार पर क्वेश्चंस करेंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि चलो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, सर ने ऐसे समझाया, ऐसे पढ़ा, ऐसे पकड़ा बातों को और ऐसे प्रश्न के आंसर लगाए, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। फिर एग्जाम में जो पैसेज आएगा आपके लिए वो इनमें से नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में तो अनसीन पैसेज आता है। इस टॉपिक का नाम भी होता है अनसीन पैसेज या कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज। वो पैसेज कहीं देखा हुआ नहीं होता, अनसीन होता है, उसको समझ के वहीं ऑन द स्पॉट, स्पॉन्टेनियसली, वहीं तत्काल आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। बट एक प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर हम 5, 7, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं अलग अलग पैसेज के, 10 पैसेज कर लेते हैं अगर, तो हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे करना होता है। एक आपकी घबराहट, एक आपकी चिंता, एप्रीहेंशन, आशंका थोड़ी कम होगी। तो दोस्तों आप तैयार हैं? आई होप। चलो बढ़ते हैं, हियर वी गो। पहला पैसेज, पैसेज 1, ये एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। 2011 का एक पैसेज था जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पैसेज है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो मैं एक एक लाइन का आपको अर्थ बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफ द मैनी क्वेश्चंस दैट आई हैव बीन आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर्स over the last 10 years or so, 2 have recurred more frequently than others. क्या कह रहा है, कोई एक बंदा अपनी बात को बता रहा है, वो कह रहा है ऑफ द मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न, दैट आई हैव बीन आस्क्ड, जो मुझसे आज तक पूछे गए हैं, बाय इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यूअर्स कौन होते हैं? जो इंटरव्यू लेते हैं, और एक होता है इंटरव्यूई। इंटरव्यूअर्स जो इंटरव्यू लेते हैं, एक होता है इंटरव्यूवी। इंटरव्यूवी क्या होता है? जो इंटरव्यू देते हैं। सपोज मेरे पास कोई रिपोर्टर आया जो मुझसे टीचिंग के स्टाइल के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो जो रिपोर्टर है, जो इंटरव्यू लेने आया है, वो है इंटरव्यूअर और मैं हूं इंटरव्यूवी। तो इंटरव्यूअर्स के द्वारा मुझसे कई प्रश्न पूछे गए हैं आज तक। ऑन द लास्ट 10 years, पिछले 10 सालों से कई क्वेश्चन पूछे गए। इनमें से 2 have recurred more frequently than others, 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे गए, 2 क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछे गए। एक तो हाउ डिड यू कम इनटू फिल्म्स, आप फिल्मों में कैसे आए, फिल्मों में आपका रुझान कैसे हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में आप कैसे आए। एक क्वेश्चन तो मुझसे बहुत पूछा गया। और एक पूछा गया व्हाई डिड यू कम इनटू फिल्म्स, आप फिल्मों में आए क्यों, कैसे आए और क्यों आए। ये 2 क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछे गए हैं। ये जो ऑथर है, इसका जो लिखने वाला, जो नरेटर है, वो बता रहा है अपने को। तो कोई बंदा अपने बारे में बता रहा है कि मेरे जो इंटरव्यू लिए जाते हैं उसमें 2 क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछे गए हैं। हाउ डिड यू कम इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, आप कैसे आए, और व्हाई डिड यू कम, और आप क्यों आए।
दिस हैज जनरली बीन आस्क्ड, ये मुझसे बार बार पूछा गया है, इन द नॉलेज दैट आई हैड स्टार्टेड माई करियर इन एडवर्टाइजिंग एज अ ग्राफिक डिजाइनर, कि मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था, मेरा जो करियर मैंने स्टार्ट किया, अपना जो काम मैंने शुरू किया था, वो मैंने फिल्म एक्टर के रूप में शुरू नहीं किया था, वो मैंने एडवर्टाइजिंग जो काम होता है जिसमें एड वगैरह बनाते हैं, ग्राफिक डिजाइनर के रूप में, एड में जो ग्राफिक डिजाइन होती है वो उस रूप में मैंने काम शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। जो इसकी उसने कैसे काम शुरू किया था, अपना शुरुआत कैसे की थी करियर की, ग्राफिक डिजाइनर के रूप में, ठीक है ना। ये एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ग्राफिक डिजाइनर के रूप में उसने शुरू किया। After all, both films and advertising deal with consumable commodities, and in both you have the spectacle of the conscientious artist striving to express himself in aesthetic terms. ये क्या कहना चाह रहा है, बड़े भारी भारी शब्द आ गए, समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर ऑल, आखिरकार, बोथ फिल्म्स एंड एडवर्टाइजिंग, फिल्म में तो अभी काम कर रहा है वो, और शुरुआत की थी उसने एडवर्टाइजिंग से ग्राफिक डिजाइनर के रूप में। ये जो दोनों काम है, डील विथ, दोनों का ही एक ही चीज से डील करते हैं, कंज्यूमेबल कमोडिटीज। ये दोनों ही कंज्यूमेबल कमोडिटीज हैं, ये दोनों ही ऐसी है जो कंज्यूम करने की कमोडिटीज है, मतलब दोनों में ही आपका उपभोग होता है। इन बोथ यू हैव द स्पेक्टिकल ऑफ द कंसाइंटिस्ट आर्टिस्ट, इसमें आप दोनों में ही एक आर्टिस्ट के रूप में काम करते हो, चाहे फिल्म हो और चाहे ग्राफिक डिजाइनर हो, उसमें आप कॉन्साइंसस भी कह सकते हैं। कॉन्साइंसस ये क्या होता है, अंतःकरण, अंतः चेतना, मन से भाव आते हैं। एक्टर बनना या ग्राफिक डिजाइनर बनना, ये दोनों ही आर्टिस्ट वाला काम होता है, और आर्टिस्ट के अंदर जो आर्ट आती है, जो कला आती है, वो आपके अंतःकरण से, आपके कॉन्साइंसस से आती है। कॉन्सस जो आपका होता है ना, अंदर जो अंतर चेतना होती है, उससे आपके अंदर ये भाव आते हैं। स्ट्राइविंग टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, व्यक्त करते हो, इन एस्थेटिक टर्म्स। एस्थेटिक होता है इनर ब्यूटी, सौंदर्यकरण। इसमें ना आपकी कला, उस कला से ही आप फिल्म को निखारते हो, एक्टर के रूप में आप जान डालते हो, और उसी कला से, उसी अंतःकरण से, उसी आपके जो इन्नेट, जो आपकी अंतर्निहित जो आपके गुण होते हैं, जो कला होती है, उससे आप ग्राफिक डिजाइन अच्छे कर पाते हो। कोई पेंटर है, कोई स्टोरी राइटर है, कोई एक्टर है, ये सब कलाकार हैं, और इन कलाकार के जो कला है वो अंतर्निहित होती है, वो आप पैदा नहीं कर सकते, वो अपने आप खुद ब खुद गॉड गिफ्टेड होती है। तो दोनों ही काम एस्थेटिक टर्म्स के हैं। सौंदर्यकरण इसमें होता है, एस्थेटिक मतलब जैसे कहते हैं ना, इंजॉय करना ब्यूटी का, नेचर का, और कविताओं का, एक सेंस होता है, एस्थेटिक सेंस कहते हैं इसको हम लोग। अंतः चेतना, मन, उनसे जुड़ा हुआ शब्द है। वाइल द स्पॉन्सर, जो हमारे स्पॉन्सर होते हैं, जबकि, वाइल यानी जबकि, कोई ये कॉन्ट्रास्ट आएगा, वाइल अगर कहीं आ गया तो मतलब कोई उल्टी बात आने वाली है, कॉन्ट्रास्ट आने वाला है। जबकि जो हमारे स्पॉन्सर होते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, जो एडवर्टाइजिंग कंपनी वाले होते हैं, जो स्पॉन्सर, जो पैसा लगाते हैं फिल्म वगैरह में, होवरिंग इन द बैकग्राउंड एंड केयरिंग लिटिल फॉर आर्ट, वो ना हमारे पीछे मंडराते रहते हैं, होवरिंग, चक्कर लगाते रहते हैं, आसपास ही भटकते रहते हैं, बैकग्राउंड में ही रहते हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं, पीछे से वो हमें हमारे आसपास घूमते रहते हैं और हमें कुछ निर्देश दे रहे होते हैं। केयरिंग लिटिल फॉर आर्ट, उनको ना आर्ट की बहुत कम चिंता है। केयरिंग लिटिल, लिटिल यानी बहुत कम, न के बराबर। उनको कला की परवाह नहीं है, उन्हें कला से लेना देना नहीं है, उन्हें लेना देना है पैसे से। वो जो एस्थेटिक सेंस होता है ना आपका, सौंदर्यकरण, कला, उससे लेना देना नहीं है। भैया तुम तो ऐसा काम करो जिससे पैसा हमारा खूब आए। कंसर्न्स, उनकी चिंता है, हिमसेल्फ सोनली विथ प्रॉफिट्स, उनकी चिंता केवल प्रॉफिट से है। खास बात है, उनकी चिंता केवल किससे है, पैसा कमाने से है, प्रॉफिट से है।
somebody, I do not remember, मुझे याद तो नहीं आ रहा, बट कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है who has defined cinema as the highest form of commercial art. वो कहते हैं कि सिनेमा जो है ना वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आर्ट. कमर्शियल आर्ट यानी वो कला का रूप जिससे पैसा कमाया जाता है. तो कला तो है फिल्म बनाना, फिल्म में कला है, मूवीज कला है, जो सिनेमा है वो एक कला का ही रूप है. कलाकार होते हैं इसके अंदर, कला होती है, बट पैसा कमाने की सबसे बड़ा जरिया है. लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो आप फिल्म के द्वारा. तो ये कमर्शियल आर्ट का वो कला का रूप जिससे पैसा कमा सकते हो, उसका ये हाईएस्ट फॉर्म है, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा रूप है. आपको देखो पैसे करने के लिए समझना तो पड़ेगा उसको एक एक बात को. आफ्टर 10 years इन दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में 10 साल काम करने के बाद, शुरू में भी आया था 10 साल, 10 साल में उससे 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे कि साहब आप फिल्मों में क्यों आए और फिल्मों में कैसे आए. तो 10 साल का एक्सपीरियंस उसको हो गया है. वो कह रहा है 10 साल के बाद इस प्रोफेशन में, इस व्यवसाय में, आई हैव नो क्वारल विद दैट डेफिनेशन. मुझे इस डेफिनेशन से कोई लड़ाई भी नहीं है, कोई मेरे को कोई इससे परेशानी भी नहीं है. मैं मानता हूं कि हाँ भाई, मूवी या सिनेमा तो पैसा कमाने का एक बढ़िया जरिया है. ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहला दिन था ऑफ शूटिंग, जब मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उसका मेरा पहला दिन था, मतलब कोई कलाकार है ही, पहले ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम शुरू किया, फिर से फिल्मों में आ गया. तो फिल्म का जब पहला दिन था इसका, फिल्म का पाथर पंचाली, आई रिमेंबर आई हैड अ सीन वेयर द बॉय, इसकी फिल्म का नाम रहा होगा शायद, मुझे याद है. आई हैड अ सीन वेयर द बॉय, एक सीन था वेयर द बॉय अप्पू, कोई लड़का है अप्पू, एक लड़का था अप्पू, वेंट लुकिंग फॉर हिज सिस्टर, वो अपनी बहन को तलाश करने के लिए गया. वेंट फॉर लुकिंग फॉर हिज सिस्टर, अपनी बहन की तलाश करने के लिए उस सीन में निकलता है. एक लड़का है अप्पू, वो अपनी बहन को तलाश कर रहा है, एक सीन चल रहा है ऐसा. इनटू अ फील्ड, एक खेत में, एक मैदान में वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है. ऑफ टॉल ग्रास, उस मैदान में लंबी लंबी घास उगी हुई है और उस मैदान में वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है. इफ यू आर फेस्ड विद द सीन ऑफ अ बॉय, अब उस लड़के का जब सीन देखते हैं, यू आर फेस्ड विद द सीन, उस सीन जब आपका सामना होता है, फेस यानी जब आपका सामना होता है, इफ यू आर फेस्ड विद अ सीन ऑफ अ बॉय लुकिंग फॉर अ सिस्टर, जो एक लड़का अपनी बहन की तलाश कर रहा है, इन अ फील्ड ऑफ टॉल ग्रास, लंबी लंबी घास के मैदान में, यू आर फेस्ड विद अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड, तो आपको उसी समय एक विशेष मानसिक स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा, फेस यानी सामना करना पड़ेगा. दैट प्रोड्यूसेस अ स्पेशल काइंड ऑफ वॉक, कि उसमें आपको एक स्पेशल प्रकार की वॉक करनी पड़ेगी. भाई अगर आप बहन को, एक तो आप सिंपल चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, आप चल रहे हो, एक आप बहन को ढूंढ रहे हो, तो ऐसे देखना पड़ेगा, इधर देखना पड़ेगा, एक स्पेशल प्रकार की वॉक आपको करनी पड़ेगी. सही कह रहे हैं? वो आपको माइंड सेट वैसे होगा, चलना कैसे, मुझे एक्टर हो तो एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, लगना चाहिए कि अपनी बहन को ढूंढ रहा है. विद अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टॉपिंग, कभी कभी वो रुकेगा, एंड टर्निंग, मुड़ के देखेगा, रुकेगा, इधर देखेगा, उधर देगा, टर्न करेगा, रुकेगा, स्पेशल काइंड ऑफ वॉक करेगा, कभी वो रुकेगा, कभी टर्निंग ऑफ द हेड, अपने सिर को घुमाएगा इधर उधर. यू ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द हॉल्ट, कितनी देर रुकना है, हॉल्ट करना है, हॉल्ट यानी रुकना, कितनी देर रुकना है उसको भी आप देखेंगे. ऑफ द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ईच टर्न ऑफ हेड, कितनी देर तक आपने सिर को घुमाया, कितनी देर तक रखोगे इधर उधर, तो वो सब एक्टिंग में करना पड़ेगा आपको. भाई लगना चाहिए कि आप एक्टिंग कर रहे हैं. एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ईच टर्न ऑफ द हेड, ऑफ द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ रिजम्पशन ऑफ वॉक, कब कब आपको वॉक रुकनी है, कितनी देर रुकना है, कितनी देर आगे चलना है, वो सब देखना पड़ेगा. आई लाइक टू थिंक दैट इट वॉज अ श्रूड मूव, ये बहुत ही सोच समझा, श्रूड यानी चालाकी भरा, दिमाग लगा करके, बिल्कुल सही दिमाग से, बिल्कुल अच्छे दिमाग से आपको ये मूव करना पड़ेगा. ऑन माई पार्ट टू हैव सेलेक्टेड, ठीक है ना, तरीके से काम करना पड़ेगा जी, ये ऐसे एक्टिंग नहीं होती है, कला होती है पूरी. टू माई फर्स्ट फिल्म स्टोरी वेयर वन हैड टू पुट द एम्फेसिस ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट, मेरी जो पहली फिल्म थी ना,
उसी में जो स्टोरी थी, वेयर वन हैड टू पुट द एम्फसिस, जिस पे आपको जोर डालना था, ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट। किस पे जोर डालना था? ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर, मानवीय पहलू के ऊपर, कि एक मानव के अंदर कैसे दिमाग में, माइंड में सोच होनी चाहिए जब वो अपनी बहन को तलाश कर रहा है। उसके चेहरे पर क्या भाव आने चाहिए, तलाश करेगा तो कैसे रुकेगा, किधर मुंह मोड़ेगा, किधर नहीं मोड़ेगा, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो मेरी पहली जो फिल्म की स्टोरी थी वो ह्यूमन एस्पेक्ट पर बेस्ड थी। तो दोस्तों, आप ही मुझे बताइए कि जो ये पूरा पैसेज है, इस पूरे पैसेज की अगर आप बात करें तो किस बारे में है? ये पैसेज है एक ऐसे फिल्म एक्टर के बारे में जिसे फिल्मों में आए हुए 10 साल हो गए, वो अपने जीवन के एक्सपीरियंस बता रहा है। पहले तो कह रहा है कि जितने भी उनसे आज तक इंटरव्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछे, वो 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे, कि हाउ कैसे आए और वाई क्यों आए। फिर वो बता रहा है कि मैंने अपना जो करियर था वो स्टार्ट किया था ग्राफिक डिजाइनर के रूप में। फिर वो बता रहा है तीसरी बात कि भैया फिल्म बनाना और ग्राफिक डिजाइन करना ये दोनों ही आर्ट हैं, ये एस्थेटिक सेंस की बात करते हैं, ये नेचुरल होते हैं, ये अपने अंदर आपको एक आर्ट के रूप में व्यक्त करना होता है। ठीक है, आर्ट का रूप है दोनों चीजें। फिर ये बात कर रहा है लेकिन उस आर्ट की कद्र फिल्म बनाने वाले स्पॉन्सर्स को नहीं होती, उनका केवल कंसर्न प्रॉफिट से होता है, वो केवल पैसा कमाना चाहते हैं। फिर एक उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने जो फिल्म स्टार्ट की, जो पहली फिल्म बनाई थी, उसमें एक अप्पू लड़के का रोल था। उस अप्पू लड़के को अपनी बहन को तलाश करना था एक ऐसे फील्ड में जहाँ लंबी लंबी घास थी, तो उसे कैसे एक्टिंग करनी थी, वो सब आर्ट का एक रूप था। वो इस सब बारे में बात कर रहा है, मोटी मोटी बातें ये हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। हाउ डिड द राइटर स्टार्ट हिज करियर? राइटर ने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया? राइटर का करियर स्टार्ट कैसे हुआ? एक फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में, एक डायरेक्टर के रूप में, एक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में, एक एक्टर के रूप में। ग्राफिक डिजाइनर के रूप में उसने स्टार्ट किया, बाद में वो एक्टर बना। डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो कोई बात ही नहीं होता इस पैसेज में। अच्छा ध्यान रखना, आपके प्रश्नों के जो आप आंसर देंगे वो पैसेज के अंदर जो लिखा हुआ है ना, उसी के अकॉर्डिंग होगा। आपको उसमें अपने मन की राय, अपने मन के विचार नहीं देने हैं। आप जो राय देंगे अपनी मन की नहीं देंगे। जो लेखक कह रहा है वो सही कह रहा है, अच्छा कह रहा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो वही कह रहा है कि भाई मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ग्राफिक डिजाइन के रूप में, एक्टर और बाद में बना था। ठीक है ना? तो पहला प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं। व्हाट डिड अ स्पॉन्सर ऑफ कमर्शियल आर्ट केयर फॉर? जो कमर्शियल आर्ट है, मूवी, सिनेमा, उनके जो स्पॉन्सर है कमर्शियल आर्ट में, चाहे वो सिनेमा हो चाहे ग्राफिक डिजाइनर हो, जो भी जहां से आर्ट से आप पैसा कमा सकते हैं, उनमें जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, खासकर सिनेमा वगैरह में जो पैसा लगाते हैं, प्रोड्यूसर वगैरह, स्पॉन्सर वगैरह, उनको किस चीज की वो केयर करते हैं, वो किस चीज का ध्यान रखते हैं? म्यूजिक का अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट्स, आर्ट या डायरेक्शन, वो केवल ध्यान रखते हैं किसका? प्रॉफिट्स का। उन्हें केवल पैसे से मतलब है, और चीजों से उनको मतलब नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों? आई होप ये वाली बात समझ में आ गई आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई हैव नो क्वारल विद दैट डेफिनेशन। मुझे उस परिभाषा से कोई क्वारल नहीं है, मेरे को कोई समस्या नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। किसकी डेफिनेशन से? वो जो सिनेमा की डेफिनेशन दे रहे थे ना कि हाईएस्ट रूप है कमर्शियल आर्ट का पैसा कमाने का, वो जो डेफिनेशन है मूवीज की, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वर्ड्स दैट डेफिनेशन रेफर्स टू द डेफिनेशन ऑफ, ये जो डेफिनेशन किस चीज की है? सिनेमा की है। किस चीज की है? सिनेमा की डेफिनेशन बात कर रहा है कि कमर्शियल आर्ट में प्रॉफिट कमाने का सबसे बढ़िया जरिया, हाईएस्ट। मजा आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? अगर हमने पैसेज को ध्यान से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो हम प्रश्नों के उत्तर इजीली दे सकते हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं। व्हाट इज अप्पू सपोज टू डू? अप्पू जो लड़का था उससे क्या उम्मीद की जाती है? क्या उम्मीद करते हैं? उस फिल्म में जो अप्पू के नाम पर फिल्म बन रही थी, उस अप्पू से क्या उम्मीद करते हैं? कि वो खेत में जाएगा, लंबी लंबी घास में अपनी बहन की तलाश करेगा। हंट एन एनिमल, जानवर का शिकार करेगा? नहीं। प्ले इन द फील्ड, वो खेत में खेलेगा। प्लाउ द लैंड, जमीन को हल जोतेगा। प्लाउ यानी हल जोतना। लुक फॉर ए सिस्टर, अपनी बहन की तलाश करेगा। बिल्कुल,
डी अपनी बहन की तलाश करेगा। समझ में आ रहा है यहां तक आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर हो रहा है? गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट वाज एम्फसाइज्ड ऑन इन द फर्स्ट फिल्म? पहली फिल्म जो थी उसकी, नरेटर की, जो कहानी कह रहा है आपको ये, उसकी पहली फिल्म पे एम्फसाइज किस पे था? पैसेज की लास्ट लाइन देखना आप, उसमें था, अगर आप ध्यान दें तो। देखो आप, पहली फिल्म जो उसकी, फिल्म की जो फर्स्ट फिल्म थी, एम्फसाइज किस पे था? द ह्यूमन एस्पेक्ट। किस पे था? मानवीय पहलुओं पर जोर था, ह्यूमन एस्पेक्ट पे जोर था। तो यह है पांचवें प्रश्न का आंसर, ह्यूमन एस्पेक्ट पे जोर था। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आगे बढ़ते हैं। देखो आप, व्हाट वाज एम्फसाइज्ड ऑन द फर्स्ट फिल्म? पहली फिल्म पे किसी पे जोर था? ह्यूमन एस्पेक्ट पे। ग्राफिक डिजाइनिंग पे, पॉवर्टी पे, गरीबी पे, या एग्रीकल्चर फील्ड्स के ऊपर? किस पे जोर था दोस्तों? किस पे जोर था? ह्यूमन एस्पेक्ट पे जोर था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ गया यहां तक दोस्तों आप लोगों को? ओके, तो हमारा पहला पैसेज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला पैसेज समझ में आ गया आपको? क्लियर पता लग गया? पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन को समझना है, प्रश्नों के उत्तर देना आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा था एलडीसी एग्जाम 2011 के अंदर। देखो आप, ये रहा एलडीसी में आरपीएससी ने पूछा था 2011 में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा पैसेज, इस पैसेज को पढ़िए दोस्तों, आप लोग इसको पढ़िए। अब हम लोग देखते हैं पैसेज नंबर 2। इसको भी पिछले वाले पैसेज की तरह पढ़ते हैं, समझते हैं एक एक लाइन को, और फिर क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पैसेज तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम पैसेज नंबर 2 पे बात करते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? देखो आप, हैव यू एवर थॉट ऑफ द, हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है? हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एट योर वर्क प्लेस, कि आपका जो वर्क प्लेस है, जहां आप काम करते हैं, वहां सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा होता है आपके वर्क प्लेस पे, जहां आप काम करते हो? चाहे आप स्कूल में काम करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, कहीं पे भी आप काम करते हो, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होती है? कभी आपने सोचा ये बात? द आंसर इज कम्युनिकेशन। जहां भी आप काम करते हैं वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन। आप वहां बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। आप अपने बॉस से, बॉस आपसे, अपने साथ के कलीग से आप बात करते हैं, कम्युनिकेशन होता है। अब चाहे वो ओरल हो और चाहे वो रिटर्न हो, लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन जरूर होता है। इट इज एन एक्टिविटी विच कंज्यूम्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ एन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। ये वो एक्टिविटी है कम्युनिकेशन जो अधिकतर समय लेती है ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। एम्प्लॉय कौन होता है? जो नौकरी करता है, काम करता है। और एम्प्लॉयर कौन होता है? जो नौकरी देता है, जो आपको रोजगार देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। अब चाहे वो ओरल हो और चाहे वो रिटर्न हो, लेटर, ईमेल के थ्रू हो, तो अधिकतर समय तो इसी में निकलता है, कम्युनिकेशन में। इट इज देयरफॉर इम्पेरेटिव टू मेक दीज कम्युनिकेशंस इफेक्टिव। इसलिए जरूरी है कि हम इन कम्युनिकेशन को क्या बना दें? इफेक्टिव बनाएं। हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, सो दैट इट टेक्स लेसर टाइम ऑफ द रिसीवर। हमारा कम्युनिकेशन प्रभावशाली होगा तो जो रिसीवर है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बात को रिसीव कर रहा है, हमारे कम्युनिकेशन को रिसीव कर रहा है, वो कम समय में आपकी बात को समझ जाएगा। लेसर टाइम, जितना समय लगना चाहिए उससे कम समय में वो आपकी बात को समझ जाएगा। ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ पर्पस इन कम्युनिकेशन। ध्यान रखना, किसी भी कम्युनिकेशन में कोई पर्पस तो होता ही है। आप जिससे बात करना चाहते हैं, आप बात करना क्यों चाहते हैं, उसका एक पर्पस, उसका एक उद्देश्य आपके पास होता है। तो उस उद्देश्य को आप टू द पॉइंट अगले आदमी को समझा दो, आपकी बात तो समझ जाए, वो अच्छा कम्युनिकेशन है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। आगे देखते हैं। जनरली द पर्पस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, जो ओरल कम्युनिकेशन जो आप मौखिक रूप से करते हैं, इज एम्ड, उसका उद्देश्य होता है टू इलिसिट। इलिसिट यानी कोई जानकारी निकलवाना, उगलवाना, जानकारी निकलवाना। तो ओरल कम्युनिकेशन का एम होता है आप कुछ इलिसिट करवाना चाहते हैं, कुछ निकलवाना चाहते हैं। क्या निकलवाना चाहते हैं? एन इमीडिएट रिस्पॉन्स,
ओरल में क्या होता है, आप गए और अगले आदमी से तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स, तुरंत आपको उत्तर चाहिए, आप बात कर लो उससे। ओरल आपको जवाब मिल जाएगा, आपकी बात पता चल जाएगी आपको। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए तो आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन जो होता है इज टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजंस एंड एक्शंस। रिटन कम्युनिकेशन लेटर वगैरह, ईमेल वगैरह ये क्यों करते हैं हम लोग? ओरल तो जानकारी निकलवाने के लिए हो जाता है। रिटन जो कम्युनिकेशन होता है इज फैसिलिटेट, ये सुविधा प्रदान करता है इन्फॉर्म डिसीजंस एंड एक्शंस, कि आपने क्या डिसीजन लिए, क्या काम किए, उसकी जानकारी आपको मिलती है, दी जाती है। ठीक है दोस्तों। 10 इस प्रकार वाइल द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, जो आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं उसका जो उद्देश्य है इज टू अर्न एन ऑडियंस। ओरल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, आप ऑडियंस को अर्न करते हैं। जो आपकी बात को सुन रहा है, ऑडियंस जो है उसको आप अर्न करते हैं, ऑडियंस को प्रभावित करते हैं, श्रोता को प्रभावित करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं, वो कमाते हैं आप। अच्छे श्रोता, जब आप अच्छा ओरल कम्युनिकेशन करोगे तो श्रोता आपके भक्त हो जाएंगे, मतलब दास हो जाएंगे, आपके भक्त हो जाएंगे। रिटर्न इज टू अर्न अ रीडर, लेकिन रिटर्न से, लिखने से आप किसको अर्न करते हैं, रीडर को। किसको प्रभावित करते हैं, जो आपके उस लेटर को, उस कहानी को पढ़ रहा है। रीडर होता है जो पढ़ रहा है, ऑडियंस जो आपको सुन रहा है। तो ओरल कम्युनिकेशन में किसको अर्न करते हैं आप, ऑडियंस को। रिटर्न कम्युनिकेशन में किसको अर्न करते हैं आप, रीडर को। ये बात समझ में आ गई यहां तक। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में आप डिसीजन वगैरह, एक्शंस वगैरह लोगों को बताते हैं, और ओरल कम्युनिकेशन में आप लोगों से सूचना, जानकारी या कोई रिस्पॉन्स, उत्तर ढूंढते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, इफेक्टिव, ताकि समय कम लगे। ठीक है ना। और ऊपर क्या कह रहा था कि किसी भी वर्क प्लेस पे जिसमें आपका सबसे ज्यादा समय लगता है, सबसे ज्यादा समय जो यूज होता है एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का, वो होता है कम्युनिकेशन। तो कुल मिला के अब तक जो हम पढ़ रहे हैं उस पर पता चल रहा है कि इस पैसेज में कम्युनिकेशन के तरीके, कम्युनिकेशन के प्रभाव और कम्युनिकेशन के बारे में ये बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए बिजनेस, ये आया था एलडीसी आरपीसी 2014 में, पिछले वाला 11 में आया था, 2014 में आया था। बिजनेस राइटिंग, जो आप लेटर लिखते हैं बिजनेस में, व्यवसाय में, धंधे में, काम में, कंपनीज वगैरह जो लिखती हैं कस्टमर को, कस्टमर अपने सप्लायर को, सप्लायर अपने सेलर को, तो वो जो बिजनेस जो राइटिंग होती है डिपेंड्स ऑन इट्स पर्पस। ये भी अपने पर्पस पर डिपेंड करती है कि किस उद्देश्य के लिए लिख रहे हो। द पर्पस ऑफ मेमो, मेमोरेंडम का शॉर्ट फॉर्म है मीमो या मेमो, इज टू सेट अप अ मीटिंग इंटरनली। अब बिजनेस राइटिंग क्या करते हैं, आप एक लेटर लिखते हैं, एक मेमो लिखते हैं कि भाई आपकी एक मीटिंग होने वाली है, उसके ज्ञापन आप जारी कर देते हैं, मीमो आप जारी कर देते हैं कि भाई इस तारीख को हमारी इंटरनली मीटिंग है। तो वो एक बिजनेस राइटिंग होती है। ए लेटर इज मीन्ट, ये लेटर में भी पढ़ा था हम लोगों ने, ए लेटर इज मीन टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी और पुट अप वन प्रपोजल टू परसुएड। एक लेटर में क्या करते हैं आप, एक प्रपोजल, रिस्पॉन्ड टू क्वेरी और पुट अप वन ऑफ वन अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव रखते हैं आप। लेटर इज मीन टू रिस्पॉन्ड, लेटर होता है मीन टू रिस्पॉन्ड, जिसमें आप जवाब देते हैं, टू ए क्वेरी, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, किसी ने क्वेरी की, और उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड करते हैं, उस क्वेरी का आप जवाब देते हैं। पुट अप वन अ प्रपोजल, प्रस्ताव रखते हैं, टू परस्यूड क्रेडिबली, कि वो आपकी बात को मान जाए। या तो आप किसी प्रश्न का जवाब देते हैं, या किसी के सामने आप क्या करते हैं, पुट अप वन प्रपोजल, एक प्रस्ताव रखते हैं, उस प्रस्ताव को अगला आदमी परसुएड हो जाए, आपने जो प्रस्ताव रखा लेटर के माध्यम से, वो उस प्रस्ताव पर राजी हो जाए, मान जाए। परसुएड यानी राजी होना, मानना। तो लेटर का उद्देश्य क्या होता है, किसी को अपनी बात से मनवाना, लेटर लिख के भाई ये काम करना है और वो मान ले आपकी बात को, या तो ये, या किसी ने आपको लेटर लिखा और उसके क्वेरी का, उसके प्रश्न का आप जवाब देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, इसके लिए काम आता है लेटर। ठीक है ना। मेमो या मीमो किसके काम आता है, इज टू सेटअप अ मीटिंग इंटरनली, कि कोई मीटिंग रखवानी है, इसके लिए आप मीमो लिखते हैं। लेटर किस लिए लिखते हैं आप, कि भाई आपको किसी प्रश्न का जवाब देना है, या फिर कोई प्रपोजल रखना है जिस प्रपोजल को मान ले, लेटर में इस तरह की लैंग्वेज हो
कि आपकी बात को अगला आदमी मान ले। ठीक है ना, जैसे हम लिखते हैं भाई कलेक्टर को लेटर लिखा साहब बैन करवा दो लाउड स्पीकर के उस पर, वो आपकी बात को मान ले। या फिर आपने उसको लिखा फिर वो आपको जवाब लिखे आपकी क्वेरी के ऊपर, तो वो होते हैं लेटर। मीमो क्या होता है, मीटिंग रखवाने के लिए होता है। वाइल रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होती है, देखो मीमो आ गया, लेटर आ गया और रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट लिखते हैं हम लोग, कुछ आपके पास बातें हैं, कुछ सूचनाएं हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उनको इकट्ठा करके आपने तथ्यात्मक रूप से उनको पेश कर दिया, फैक्चुअल उनको बता दिया आपने कि भाई ये बातें हुई, उसकी रिपोर्ट आप लिख के दे देते हैं। रिपोर्ट क्या है, इज एम्ड एट, रिपोर्ट का एम उद्देश्य होता है, एम के बाद एट प्रिपरेशन फिक्स होता है, एम एट प्रेजेंटिंग अ केस, इसमें आप एक केस को प्रेजेंट करते हैं, कोई केस होगा, घटना हो गई, उस घटना का विवरण आप में रिपोर्ट में लिखते हो। कोई केस, कोई घटना हुई, कोई मामला हुआ, उसका प्रेजेंट करते हो, प्रस्तुत करते हो रिपोर्ट के माध्यम से। कोई प्रॉब्लम हुई, उसको आप प्रस्तुत करते हो। एनालिसिस और सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम का कोई एनालिसिस विश्लेषण करते हो, कोई सोल्यूशन बताते हो लास्ट में कि साहब ये घटना हुई, इसको हम इस तरह से सुलझा सकते हैं, लास्ट में उसका सोल्यूशन भी लिख दिया आपने। आपने कोई एक्सीडेंट देखा, उसकी रिपोर्ट बना दी, बैंक में रॉबरी हुई, उसकी रिपोर्ट बना दी, कहीं कोई मैच हुआ, उसकी रिपोर्ट बना दी। बिजनेस में अगर देखें तो बिजनेस में रिपोर्ट क्या होती है कि भाई आपके पिछले साल में आपने कितना सामान बेचा, कितना सामान खरीदा, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ, उस पूरे की नए सामान से क्या फायदा हुआ, पुराना सामान कौन सा नुकसान में चल रहा है, उन सब की मिलाकर के एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसका एक सोल्यूशन बताते हैं और फिर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है ना, हम पैसेज पढ़ रहे हैं, इस पैसेज में क्या क्या दे रखा है उसको पूरा ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। What is important is to communicate effectively. What is important? Important क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, is to communicate effectively। चाहे आप रिपोर्ट लिख रहे हो, चाहे लेटर लिख रहे हो, चाहे मीमो लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी जो राइटिंग है, जो आपका कम्युनिकेशन है, वो इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, अगले पर आपकी बात का प्रभाव पड़ना चाहिए। दिस इज डिफिकल्ट, लेकिन ये प्रभाव डालना क्या है, कठिन है। अच्छा कम्युनिकेशन करना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट भी होता है कि आप अपनी बात लोगों को परसुएड करवा लें या किसी के प्रश्नों का जवाब आप संतोषजनक रूप से दे दें, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। एंड इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन, अगर आपको एक अच्छा रिटर्न कम्युनिकेशन करना है, इन्वॉल्व, तो इसमें क्या होता है, आपके प्रॉपर स्ट्रक्चर, जो आप सेंटेंस बनाएंगे, जो आपके स्ट्रक्चर होंगे वो ग्रामेटिकली सही हो, उसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग किया हो, सिंपल हो, क्लियर हो, कंसाइज हो, ठीक है ना, टू द पॉइंट हो, तो एक अच्छे स्ट्रक्चर हो, लैंग्वेज बढ़िया हो, टोन और स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छे टोन में बात करें, नेगेटिव ना रहें, पॉजिटिव बात करें, स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए, लिखने का तरीका आपका लिखने का सही होना चाहिए, जो हमने लेटर राइटिंग में पढ़ा था। जार्गन मस्ट बी केप्ट आउट, जो जार्गन होते हैं ना, जार्गन क्या होता है दोस्तों, बहुत कठिन शब्द, बड़े बड़े भारी भरकम शब्द, जार्गन कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम करें, जार्गन शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। ये तो हो गया रिटन कम्युनिकेशन में। बिजनेस राइटिंग इज नॉट सो मच अ मैटर ऑफ क्रिएटिविटी, जो बिजनेस राइटिंग है इज नॉट सो मच अ मैटर ऑफ क्रिएटिविटी। बिजनेस राइटिंग जरूर कोई क्रिएटिविटी का रूप नहीं होता। जब बिजनेस राइटिंग होती है ना, तो बिजनेस लेटर के मैटर तो फिक्स होते हैं कि साहब यहाँ कंपनी का एड्रेस आएगा, यहाँ डेट आएगी, यहाँ रेफरेंस आएगा, यहाँ संबोधन आ जाएगा और ये माल आपको भेजना है, ये माल खरीदना है, बस वो लाइन फिक्स होती है, उसी लाइन को कट कॉपी पेस्ट चलता है। तो ये कह रहा है कि बिजनेस राइटिंग में तो कोई मैटर क्रिएटिविटी का नहीं होता, रचनात्मकता की जरूरत नहीं होती है, या कोई बहुत अच्छी भाषा का, इफेक्टिव भाषा का यूज करने की जरूरत नहीं होती, रादर बल्कि इसके बजाय इट इज अ स्किल सब्जेक्ट। ये तो स्किल है, कौशल है, कुशलता है। आप अगर लंबे समय से बिजनेस में हैं, आपको पता है कि मेरा काम मुझे कैसे करवाना है, कौन से स्किल का यूज करना है, क्या शब्द लिखने हैं, बस वही है, ये स्किल पे डिपेंड करता है आपके। ये कोई रचनात्मक नहीं है कि शब्दों का खेल नहीं खेलना यहाँ पे, यहाँ तो आपको बिजनेस का स्किल आना चाहिए, उससे अपने आप काम करवा लेते हैं। स्किल सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं लिखने के, उनके आप पे काम करो और आपका बिजनेस राइटिंग तैयार हो जाती है। हाँ, ओरल कम्युनिकेशन जो होता है, मौखिक जो हम बात करते हैं, वो इमीडिएट, वो तुरंत होता है। मुझे बोलना है तो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अभी जो तुरंत बोल रहा हूं, मैं अच्छा बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, तुरंत डिसीजन ले लेते हैं।
यहाँ मेरे पास सोचने समझने का टाइम नहीं है। हाँ, जो मैं लिख के लाया हूँ चीजें, ये रिटर्न में था, इसके लिए मैंने घर पे पूरा वर्क किया, काम किया, ये मुझे पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना, ये लाइन गलत है, ये शब्द गलत है, कुछ तो पढ़ाते समय पता चलता है यार ये गलती रह गई थी हमारे से, बट एनीवेज पूरा टाइम मिलता है वहाँ। ओरल कम्युनिकेशन तुरंत होता है, इमीडिएट होता है, स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल तत्काल, स्पॉन्टेनियस, वो क्षण ही होता है, बिल्कुल तुरंत होता है, वेरी ऑफ, अक्सर तुरंत होता है। All said and done without communication, nothing will move in an organization. All said, ये सब कहते थे, and done, all said and done without communication, वो सारा काम जो बिना कम्युनिकेशन के आपने कहा या किया, आपने कोई बात कही या कोई बात आपने की, कोई काम किया और वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, आप किसी को बता नहीं पाए, आपने क्या बोला किसी ने सुना ही नहीं, तो विदाउट कम्युनिकेशन नथिंग विल मूव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इनके बिना, कम्युनिकेशन के बिना ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नहीं चलता। ऑर्गेनाइजेशन में बिना बोले, बिना करे, बिना कम्युनिकेशन के कुछ नहीं चलता। आप चाहे कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, आप जब तक कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, अपनी बात दूसरों को नहीं समझा पाओगे, उस तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाओगे, आपका कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो सब कुछ बेकार है। कम्युनिकेशन ग्रीजेज द व्हील्स ऑफ एक्टिविटी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर संस्था में जो कम्युनिकेशन है, ये वहां की एक्टिविटी के जो व्हील्स हैं, वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है, उसके पहियों की ये ग्रीज होती है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, मतलब अगर पहियों में ग्रीज नहीं होगी तो पहिया चल नहीं पाएगा, वो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो मतलब जब तक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन ढंग से नहीं चल पाएगा। इसलिए दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेशन होते हैं, बॉस, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में बात करते हैं, मीटिंग रखते हैं, वो ओरल भी बात करते हैं, रिटर्न में भी उनको जवाब चाहिए होता है, और वो जरूरी होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। उसके लिए आप लेटर लिख सकते हैं, मीमो कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, बट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। बिजनेस लेटर वगैरह में आपको बहुत अच्छे जार्गन वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं होती है, कठिन शब्दों यूज करने की जरूरत नहीं होती है। वहां केवल आप क्या यूज कर लें, स्किल से काम चलाएं, आपने कुशलता से, अनुभव से, कौशल से। तो ये सब कह रहा है कि लेटर क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, क्या क्या काम करते हैं, ठीक है ना, ये सब बातें होती है इसके अंदर। मीमो क्या करता है, मीटिंग बुलाता है। लेटर में क्या करते हैं, आप अपने किसी क्वेरी का जवाब देते हैं या किसी को अपने प्रपोजल के लिए परस्यूट तैयार करवाते हैं। और रिपोर्ट क्या करता है, किसी भी समस्या पर, किसी केस के ऊपर एनालिसिस करके उसका सोल्यूशन तैयार किया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन होना चाहिए। और कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी सरल तरीके से होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब बातें हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में। पूरा पैसेज ये कम्युनिकेशन को लेकर के है। ये कहता है कि किसी भी ऑफिस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी वर्क प्लेस पर बिना कम्युनिकेशन के काम आप नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन मोटे तौर पे दो तरह का होता है, ओरल जो तुरंत जवाब के लिए होता है, एक रिटर्न जिसमें आप लोग पूरा एनालिसिस करके फिर जवाब देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पैसेज आया था। अब हम क्या करते हैं, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस पे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑल कम्युनिकेशन मस्ट बी, हर प्रकार का जो कम्युनिकेशन, सारे जो कम्युनिकेशन होने चाहिए, मस्ट बी कैसे होने चाहिए, इंप्रेसिव एंड प्रेजवर्दी। इंप्रेसिव हो, सब लोग उससे आकर्षित हो, और प्रेजवर्दी, प्रशंसा सबको मिले, ठीक है, गलत नहीं है। एक्सप्लिसिट, स्पष्ट हो, एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करें, ये भी बात तो गलत नहीं है। इफेक्टिव एंड पर्पसफुल, ये दे रखा है पैसेज में। देखो ये भी सही था हमारे हिसाब से, ये भी सही था, बट आपको उत्तर देना है पैसेज के उस लेखक के हिसाब से कि पैसेज में क्या लिखा उसने। तो कह रहा था कम्युनिकेशन होना चाहिए इफेक्टिव और पर्पसफुल। आपका क्या पर्पस है, वो पर्पस पूरा हो और प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और पर्पसफुल होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा सी। ये डी तो गलत हो गया। एम्बिगवस, अस्पष्ट हो, फुल ऑफ जार्गन, खूब कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, नहीं तो बिल्कुल गलत है। अच्छा है कि इफेक्ट, ये जो इंप्रेसिव, प्रेजवर्दी, एक्सप्लिसिट, टू द पॉइंट, इन चारों पांचों चीजों से मिलकर के बनेगा आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव। तो सारी बातें इफेक्टिव में आ गई। और पर्पसफुल होना चाहिए, क्या कहना चाहते हो,
अगले आदमी को समझ में आना चाहिए, आपका उद्देश्य क्या है उसको पता चलना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स, इनमें से कौन सा हिंडर्स परेशानी पैदा करता है, कठिनाई पैदा करता है? इनमें कौन सा कठिनाई पैदा करता है? इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन, एक प्रभावशाली रिटर्न कम्युनिकेशन, अच्छा लेखन करना चाहते हैं आप, अच्छा लेखन में संवाद स्थापित करना चाहते हैं, बढ़िया वाला प्रभावशाली, कौन सी चीज इसमें कठिनाई पैदा करेगी? प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका, ये नहीं है तो कठिनाई पैदा करेगी। सही बात है, ये तो बल्कि कठिनाई पैदा कौन सी करेगी? नहीं, ये कठिनाई पैदा नहीं करती, प्रॉपर स्ट्रक्चर तो उसको बल्कि इफेक्टिव बनाता है। क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की क्लैरिटी, ये भी प्रभावशाली बनाता है। सिंप्लिसिटी, सरलता, ये भी प्रभावशाली बनाता है। क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, प्रॉपर स्ट्रक्चर। यूज ऑफ जार्गन, कठिन शब्दों का, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करना, यस, ये पैदा करता है हिंडर, कठिनाई। तो आपका होगा डी। एक अच्छे इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन में जो परेशानी पैदा करता है वो है यूज ऑफ जार्गन, कठिन शब्दों का, मतलब जार्गन मतलब भारी भरकम शब्दों का, कठिन शब्दों का प्रयोग करना। बिल्कुल ठीक है, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग इज यूजुअली, रिपोर्ट राइटिंग यूजुअली होती है, क्या होती है रिपोर्ट राइटिंग? ए प्रपोजल टू परसुएड, किसी को परसुएड करने का प्रपोजल, वो तो लेटर राइटिंग होती है। लेटर में आप किसी को परसुएड करने के लिए लेटर लिखते हैं। ए प्रेजेंटेशन ऑफ केस, ये बिल्कुल सही है, प्रेजेंटेशन ऑफ केस। आप इसमें क्या करते हैं, किसी केस को, किसी घटना को प्रस्तुत करते हैं, किसी मामले को प्रस्तुत करते हैं, किसी घटना को प्रस्तुत करते हैं, उसके फैक्ट्स को बाहर आप उसको बताते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो दूसरा से ये नोटिफिकेशन और क्वेरी, क्वेरी का काम लेटर करता है, नोटिफिकेशन का काम ये नहीं करता, वो मेमो करता है, मीमो या मेमो। ओके, बिजनेस राइटिंग इज अ मैटर ऑफ, बिजनेस राइटिंग क्या होती है? क्रिएटिविटी? नहीं, बिजनेस राइटिंग क्रिएटिविटी नहीं होती, वो स्किल होती है, हमने पढ़ा था, स्किल होती है। बिजनेस राइटिंग क्या होती है? स्किल होती है। इमेजिनेटिव प्लानिंग, ये इमेजिनेटिव प्लानिंग होती है? नहीं, एडरेंस, ये आ गया ना स्किल, हमने पढ़ा भी था, बिजनेस राइटिंग एक स्किल होती है। तो आंसर हो जाएगा बी। और देखिए आप, ओरल कम्युनिकेशन प्री सपोजेस, ओरल कम्युनिकेशन में आप क्या सपोज करते हैं, पहले से क्या उम्मीद करते हैं ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा उससे? स्पेक्टेटर्स, कॉन्ग्रेगेशंस, स्पेक्टेटर्स, दर्शक। ओरल कम्युनिकेशन में दर्शक चाहिए क्या आपको? आप दर्शकों की उम्मीद करते हैं। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन तो भक्तगण, जो आपके अनुयायी हैं, भक्त हैं, क्या उनकी उम्मीद करते हो ओरल कम्युनिकेशन में? एन ऑडियंस, एक ऑडियंस की उम्मीद करते हो। रीडर्स, पाठक की उम्मीद करते हो। ऑडियंस की उम्मीद करते हैं कि ओरल अगर आप मौखिक करना चाहते हैं तो कोई सामने सुनने वाला तो होना चाहिए, श्रोता तो होना चाहिए। हाँ, अगर रिटर्न कम्युनिकेशन होता तो रीडर को हम लोग प्री सपोज करते, इसकी उम्मीद करते कि भाई रीडर है। जब आप लिखते हैं तो आपको लगता है कि कोई आपकी बात को पढ़ रहा है। अब मैं जैसे बोल रहा हूं, मैं आपसे ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे भी नहीं है, लेकिन मैं आपको अज्यूम कर रहा हूं, सपोज कर रहा हूं कि आप हैं और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। ठीक है ना दोस्तों? तो ओरल कम्युनिकेशन प्री सपोजेस ऑडियंस, किसको सपोज करते हैं? वो ऑडियंस को करते हैं। समझ आ रहा है? ये दोनों क्वेश्चन एलडीसी में आए थे, एक 2011 में आया, फिर एक 2014 में आया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे पैसेज की ओर, तीसरे पैसेज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पैसेज थर्ड, ये क्या बात कर रहा है? देखो, ये है न्यूज़पेपर्स, ये पैसेज न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहा है। न्यूज़पेपर सेल बिकॉज ऑफ न्यूज, न्यूज़पेपर बिकते हैं, बेचे जाते हैं, सेल बेचना, बिकॉज ऑफ न्यूज, समाचार की वजह से, एंड एडिटोरियल कवरेज, और जो संपादकीय फर्स्ट आता है, समाचार के ऊपर पूरा एडिटोरियल होता है,
जिसमें जो एडिटर्स होते हैं, जो संपादक होते हैं, वो किसी एक विषय पर अपने विचार रखते हैं, उसको पूरे ढंग से अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। संपादकीय फर्स्ट कहते हैं उसको अखबार में, इंग्लिश में कहते हैं उसको एडिटोरियल। तो अखबार बिकते हैं समाचार और एडिटोरियल की वजह से, एडिटोरियल कवरेज की वजह से, बट इट गेट्स मोर रेवेन्यू। बिकते तो उसकी वजह से हैं। आप समाचार पत्र को लेते किस वजह से हो कि भाई उसमें समाचार आएंगे, उसमें एडिटोरियल आएगा, उसको आप पढ़ेंगे, पूरी खबर को आप समझने की कोशिश करेंगे, उसकी वजह से बिकते हैं। बट इट गेट्स मोर रेवेन्यू, लेकिन ज्यादा जो पैसा इनको प्राप्त होता है अखबार को, ये अखबार के लिए है, न्यूज़पेपर के लिए है, फ्रॉम एडवर्टीजमेंट्स। वो पैसा किससे आता है दोस्तों? एडवर्टीजमेंट से आता है। मैं अब आपको सिंपल समझाता हूं। एक अखबार में ना 20-20, 30-30 पेजेस होते हैं, 20, 30, 35, 36 पेजेस तक होते हैं। और उसमें जो खबरें इकट्ठी करना, लाना, रिपोर्टर को वहां भेजना, वो जाता है, लाता है, लिखता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। फिर वो छपता है, कागज आना, उस पर स्याही लगना, मशीनें, मजदूर वहां काम करते हैं, बड़े बड़े रिपोर्टर्स होते हैं, उनको मोटी मोटी सैलरी दी जाती है। इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। और उस न्यूज को आप खरीदते हैं, उस न्यूज़पेपर को खरीदते हैं आप 2 रुपए में, 3 रुपए में, 4 रुपए में, जिसमें 20-20 पेजेस हैं। क्या उतने पेजेस कीमत क्या है? केवल 2 रुपए? क्या वो आपसे पैसे कमाता है? नहीं, आपसे तो नॉमिनल पैसे लेते हैं। फिर कमाई कहां से होती है, रेवेन्यू कहां से आता है न्यूज़पेपर पास में? वो आता है एडवर्टीजमेंट से। कहां से आता है दोस्तों? समाचार पत्रों से उनके पास पैसा आता है। समाचार पत्र से पैसा आता है। समझ रहे हैं आप लोग? समाचार पत्र में पैसा, एडवर्टीजमेंट से आता है, विज्ञापन से आता है। एक जो मुख्य पेज पर अगर विज्ञापन आ जाए, 15 लाख 15 लाख का एक जो मुख्य जो पेज पर जो मेन पूरे पेपर जो वो आता है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, वो 15-20 लाख का होता है। और जो अंदर छोटे आते हैं वो लाख, 2 लाख, 5-5 लाख के होते हैं। तो एक न्यूज़पेपर में वो डेली के करोड़, 2 करोड़ के जो है विज्ञापन दे देते हैं, उनसे उनको पैसा मिलता है। समझ रहे हैं आप लोग? एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाते हो। न्यूज कोस्ट मनी, न्यूज से तो पैसा खर्च होता है, न्यूज इकट्ठी करते हैं ना वो, उसमें तो पैसा लगता है उनका। वाइल जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, फैच मनी, ये पैसा लेकर आते हैं। फैच यानी जाकर लेके आना। एडवर्टीजमेंट पैसा लाते हैं, न्यूज से पैसा खर्च होता है इनका। द इकोनॉमिक्स ऑफ मॉडर्न न्यूज़पेपर इज सच दैट इट कैन नॉट रन बाय जस्ट सेलिंग न्यूज। और आजकल की न्यूज़पेपर की इकोनॉमी ये कहती है, उनका अर्थशास्त्र ये कहता है कि भैया केवल समाचार बेचने से आपको अखबार नहीं चलेगा, आपका काम नहीं चलेगा जस्ट बाय सेलिंग न्यूज। इट हैज टू डिपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट्स। अखबार को डिपेंड करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। इसी वजह से अखबार उन विज्ञापन देने वालों पर आश्रित भी होते हैं। विज्ञापन अगर आपको कोई दे रहा है करोड़, 2 करोड़ का साल हर महीने का, तो वो आपसे अपनी कुछ बातों को छपवा भी सकता है, झूठा सच्चा विज्ञापन भी दे सकता है, वो आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है, और अखबार वाला भी उसके खिलाफ कभी कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उसको पैसा मिलता है। ये बहुत बड़ा गणित है दोस्तों। ये जो बड़े जो टीवी, जो समाचार पत्र चल रहे हैं, इनको लोग खरीद लेते हैं क्योंकि इनको पैसा देते हैं। तो एडवर्टीजमेंट के भरोसे चलते हैं। इट हैज टू डिपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करते हैं। द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग रिक्वायर्स बोथ सब्सक्राइबर्स। जो न्यूज़पेपर की जो इकोनॉमिक्स है, जो पैसा, जो अर्थ, जो शास्त्र है इनका, वो डिपेंड करता है दोनों के ऊपर। दोनों चाहिए उसको, रिक्वायर, सब्सक्राइबर भी चाहिए। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उसके एडवर्टीजमेंट की रेट उतनी ज्यादा महंगी होगी। कोई अखबार चलता ही नहीं है, उसको कोई पढ़ते ही नहीं, 1000-2000 लोग पढ़ते हैं केवल, उसमें कौन ऐड देगा। लेकिन जो अखबार करोड़ों में जाता है, करोड़ों लोग लेते हैं उसको, उसका ऐड का पैसा ज्यादा होगा। तो एक अच्छे अखबार की जो इकोनॉमी है, पैसा कितना कमाएगा, डिपेंड करता है उसके सब्सक्राइबर कितने हैं।
हु कैन अफोर्ड टू बाय न्यूज़पेपर्स, सब्सक्राइबर जो कि उस न्यूज़पेपर को खरीद सकते हैं, एंड बिजनेसमैन हु कैन अफोर्ड टू एडवर्टाइज इन इट। एक तो सब्सक्राइबर जो उस अखबार खरीद सकते हैं, तो कीमत रखनी पड़ती है ऐसी, ज्यादा नहीं रख सकते, और एक अखबार को चलाते हैं कौन? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन हु कैन अफोर्ड टू एडवर्टाइज इन इट, जो कि उसमें अखबार में एडवर्टाइज के करने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब जो उसमें एडवर्टीजमेंट करवाने का पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, वो पैसा खर्च कर सकते हैं, लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख का जो एड दे सकते हैं अखबार में, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है न्यूज़पेपर का इकोनॉमी। द ग्रोथ ऑफ द प्रेस डिपेंड्स ऑन बोथ, वो प्रेस, वो अखबार कितना ग्रोथ करेगा, इन दोनों पे डिपेंड करता है, कितने सब्सक्राइबर हैं और कितने बिजनेसमैन हैं जो उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट देते हैं, दोनों पे डिपेंड करता है किसी भी प्रेस की ग्रोथ। देयरफॉर इसलिए इन न्यूज़पेपर मैनेजमेंट नाइदर एस्पेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड, इन दोनों ही एस्पेक्ट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दोनों कौन कौन? सब्सक्राइबर और बिजनेसमैन, इन दोनों को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दोनों की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, यहां तो पता लग गया कि भाई एडवर्टीजमेंट में जो होता है, ये जो न्यूज़पेपर है इसमें जो खबर दी जाती है वो मेन चीज होती है। न्यूज़पेपर और एडिटोरियल्स, न्यूज और एडिटोरियल के लिए लोग अखबार खरीदते हैं, सब्सक्राइबर लेते हैं उसको, लेकिन जो अखबार चलता है वो चलता है एडवर्टीजमेंट की वजह से, और एडवर्टीजमेंट देते हैं बिजनेसमैन, वो पैसा देते हैं, और अखबार खरीदते हैं सब्सक्राइबर। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ज्यादा ही बिजनेसमैन उसके अंदर एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो जो अखबार की जो इकोनॉमी है वो दोनों पे डिपेंड करती है, सब्सक्राइबर पे भी और बिजनेसमैन के ऊपर भी। ये बात हमने पढ़ी, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स, अब ये दूसरा पैराग्राफ है, एक तो खत्म हो गया न्यूज़पेपर किस पे चलता है, अब आगे क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स, एडिटोरियल, सर्कुलेशन, एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्शन। अखबार के लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक तो होता है एडिटोरियल सर्कुलेशन, जो अखबार लिखने वाले, न्यूज लिखने वाले लोग हैं, जो रिपोर्टर हैं, जो एडिटर हैं, संपादक हैं, एक तो उनका वो जो सर्कुलेट करते हैं, जो खबरें लाते हैं, फैलाते हैं, लिखते हैं उसके अंदर, एक डिपार्टमेंट तो हुआ है। एक है एडवर्टाइजिंग का डिपार्टमेंट, एक तो समाचार लाते हैं, एक लाते हैं अखबार के लिए विज्ञापन, वो बिजनेसमैन के पास जाएंगे, सब हम आपका ये विज्ञापन दे देते हैं, ये कर देते हैं, उनका काम विज्ञापन लाना होता है। एंड प्रोडक्शन, और तीसरा डिपार्टमेंट होता है जो अखबार छापता है, एक तो खबरें लेकर आता है, एक एडवर्टीजमेंट लेके आता है, फिर वो सब इकट्ठे करके रात को मशीनों में अखबार छपता है, प्रोडक्शन का काम होता है। 3 डिपार्टमेंट हैं और इन तीनों डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होता है, तीनों डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना भी चाहिए, तब जाके अखबार सफल होगा। इज वेरी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड बेटर मैनेजमेंट, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन बहुत एसेंशियल है, बहुत आवश्यक है इफेक्टिव और बेटर मैनेजमेंट के लिए, अच्छे मैनेजमेंट के लिए इनका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। द हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स मस्ट बी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अ न्यूज़पेपर। ये जो तीनों आपने डिपार्टमेंट देखे, इनके जो हेड होंगे, एडिटोरियल का एडिटर हो जाएगा, प्रोडक्शन का और एक हो गया एडवर्टाइजिंग का, तीनों के जो हेड होते हैं वो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, वो अखबार के मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं, वो उसके मतलब मेन पार्ट होते हैं, वही अखबार को चलाते हैं। दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द गोल सेट, उनको इस बात के लिए अवेयर भी होना चाहिए ऑफ द गोल सेट, कि जो गोल उन्होंने सेट किए हैं, जो उद्देश्य, जो लक्ष्य उन्होंने स्थापित किए हैं, गोल यानी लक्ष्य, आपको क्या पाना है, क्या रिजल्ट चाहिए, क्या चाहिए आपको, गोल क्या है आपका, उद्देश्य क्या है, वो अपने उन उद्देश्यों से अवेयर होने चाहिए। पॉलिसीज, जो पॉलिसीज हैं उनकी, अखबार वालों की पॉलिसी होती है, सबको अलग अलग होती है, भाई हमें इन लोगों के साथ काम करना है, इन साथ नहीं करना, हमें ये खबरें छापनी है, हमें पैसा कमाना है कि हमें सच्ची खबरें देनी है, क्या पॉलिसी, हर एक कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती है, तो अखबार वालों की भी किस सिद्धांतों पे काम करना, उनकी पॉलिसीज होती है। पॉलिसीज एंड फ्यूचर प्लान्स ऑफ द मैनेजमेंट, आगे
कि फ्यूचर प्लान्स होते हैं, हमें कैसे काम करना है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, कैसे हमें बिजनेस खींचना है, ये सब मैनेजमेंट काम करता है. दे कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन. तो अखबार को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट होना चाहिए. इस मैनेजमेंट फंक्शन से ये लोग दूर नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी बड़ी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो मैनेजमेंट तो गुरु आपके पास गुण होने ही चाहिए. तो वो यहाँ पर भी होनी चाहिए, उसके आप अवॉइड नहीं कर सकते. इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन मतलब इसके अतिरिक्त, ईच डिपार्टमेंट शुड कीप द अदर डिपार्टमेंट मैनेजर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ दोज ऑफ इट्स एक्टिविटीज. हर जो डिपार्टमेंट है मैनेजेस इन्फॉर्म्ड ऑफ दोज ऑफ इट्स एक्टिविटीज दैट विल बी यूजफुल टू देम. हर डिपार्टमेंट अपनी जो एक्टिविटीज हैं, ईच डिपार्टमेंट शुड कीप द अदर डिपार्टमेंट मैनेजर्स इन्फॉर्म्ड. एक डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को इन्फॉर्म करते रहें ऑफ दोज ऑफ इट्स एक्टिविटीज, कि क्या क्या वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन सी गतिविधियां चला रखी है उन्होंने. आपस में तीनों डिपार्टमेंट के मैनेजर इन चीजों को एक दूसरे शेयर करते रहें. तो ये बता रहा है एक्चुअली में मोर एंड लेस कि भाई अखबार का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए. पहले बता रहा है अखबार चलता कैसे है, दूसरे बता रहा है उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए. ऑफ इट्स एक्टिविटीज दैट विल बी यूजफुल टू देम, ये सब उनके लिए अच्छा होगा, यूजफुल होगा, उपयोगी होगा. दिस इज अ वाइटल एस्पेक्ट. वाइटल क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मेन पार्ट. वाइटल एस्पेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर मैनेजमेंट. ये न्यूज़पेपर के मैनेजमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वाइटल एस्पेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है. क्या कि जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके अलग अलग, वो डिपार्टमेंट्स अपनी एक्टिविटीज करते हैं, ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, कितना उन्होंने अखबार क्या छापा, न्यूज क्या है, एडिटोरियल क्या है, कैसा प्रोडक्शन हो रहा है, कैसी कागज की क्वालिटी है, शेयर की क्वालिटी क्या है, एडवर्टीजमेंट कैसे आ रहे हैं, ये तीनों डिपार्टमेंट क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो एक दूसरे के मैनेजर्स को, एचओडीज को पता होनी चाहिए. अच्छा अखबार, अगर आपको अखबार को अच्छे ढंग से चलाना है तो ये सब बातें हमें मैनेजमेंट में आनी चाहिए. तो कुल मिला के न्यूज़पेपर के बारे में ये पूरा आपका पैसेज था. अब इन पर हम लोग बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं. देखिए, द ग्रोथ ऑफ अ न्यूज़पेपर डिपेंड्स ऑन. एक न्यूज़पेपर की ग्रोथ, वृद्धि किस पे डिपेंड करती है? द एडिटोरियल एंड न्यूज कवरेज, कि आपके एडिटोरियल संपादकीय पृष्ठ कैसे हैं और आपने कितनी बढ़िया न्यूज कवरेज की है. क्या इस पे न्यूज़पेपर की ग्रोथ डिपेंड करती है? नहीं, अकेले इस पे नहीं करती. ये होना चाहिए बट अकेले इस पे नहीं करती. लार्ज स्केल सब्सक्राइबर्स, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए, ये बात भी गलत तो नहीं है, होने तो चाहिए. एडवर्टाइजर्स, आपके पास बहुत सारे एडवर्टाइज देने वाले होने चाहिए, ये बात भी सही है. सब्सक्राइबर्स एंड एडवर्टाइजर्स, ये सबसे अच्छा आंसर है. सब्सक्राइबर कब बढ़ेंगे? जब आपके एडिटोरियल और न्यूज कवरेज अच्छा होगा. तो वो तो इसमें आ गया सब्सक्राइबर तो, और एडवर्टाइजर्स में आ गया, दोनों बातें आ गई. तो आपका इसमें आंसर होगा डी. आपके पास सब्सक्राइबर भी होने चाहिए और आपके पास एडवर्टाइजर्स भी होने चाहिए, तब आपके अखबार की, न्यूज़पेपर की ग्रोथ होती है. ठीक है ना? समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? बिल्कुल पैसेज पढ़ने से बातें समझ में आ जाती हैं. अगला देखो, द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज. आपने जो पैसेज का पहला पैराग्राफ पढ़ा था, पहला पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में क्या बता रहा था वो, कि न्यूज़पेपर की ग्रोथ कैसे होगी. आपको उसके लिए न्यूज, एडिटोरियल तो होने चाहिए, साथ साथ में आपके पास एडवर्टीजमेंट भी होने चाहिए. इसके लिए आपके पास सब्सक्राइबर और एडवर्टाइजर्स होने चाहिए. पैसा कमाना आप एडवर्टाइज से करते हैं और आपका अखबार बिकता है न्यूज और एडिटोरियल से. तो उस बारे में न्यूज़पेपर में क्या जरूरी है विकास के लिए, उसके इकोनॉमी के लिए, उस पर बात कर रहा था. तो मेन आइडिया वही था. अभी कर रहा है द ग्रोथ ऑफ द प्रेस, प्रेस की ग्रोथ कैसे होगी, सही बात है. न्यूज एंड एडिटोरियल कवरेज, इसकी बात भी कर रहा था. द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, जो अखबार छपते हैं उनकी इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा है. द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की इंपॉर्टेंस पे बात कर रहा है. देखो सारे पॉइंट करीब करीब सभी ठीक है, लेकिन आपको करना है बेस्ट ऑप्शन चूज करना है. तो ग्रोथ ऑफ द प्रेस की बात कर रहा है, ठीक है. न्यूज एडिटोरियल कवरेज की बात भी कर रहा है. इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, जो आप न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं उसकी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, कि ये सब इसमें आ गया, न्यूज़पेपर पब्लिशिंग की इकोनॉमिक्स में आ गया. उसमें एडवर्टाइजमेंट की इंपॉर्टेंस बता दी,
एडिटोरियल कवरेज के बारे में बता दिया, प्रेस की ग्रोथ के बारे में बता दिया कि जो प्रेस की ग्रोथ होगी वो ग्रोथ होगी, उसकी इकोनॉमी कैसे होगी वो इन सब पे डिपेंड करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी हो जाना चाहिए। न्यूज़पेपर पब्लिश करने की जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, उस बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं। द मेन आइडिया ऑफ सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, दूसरे पैराग्राफ में किसकी बात कर रहा था वो? न्यूज़पेपर की। पहले वाले तो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा था, दूसरे वाले में बात कर रहा था वो मैनेजमेंट की। द फ्यूचर ऑफ न्यूज़पेपर, हाउ टू सेल न्यूज़पेपर, इफेक्टिव न्यूज़पेपर मैनेजमेंट। इफेक्टिव न्यूज़पेपर मैनेजमेंट कैसा होगा उस पर बात कर रहा, रोल ऑफ द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट नहीं, मेन चीज थी कि वो न्यूज़पेपर का मैनेजमेंट प्रभावशाली कैसा हो उसकी बात कर रहा था। द वर्ड गोल इन द पैसेज मीन्स, गोल मतलब उद्देश्य, लक्ष्य। क्या मतलब होता है? एम, कंक्लूजन, रिजल्ट, बेनिफिट। एम, एम यानी भी उद्देश्य होता है और गोल यानी भी क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो कई बार ना ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कोई शब्द दे करके उसका अर्थ पूछ लेगा, सिनोनिम पूछ लेगा, एंटोनिम्स पूछ लेगा, उसका विलोम शब्द, सिनोनिम, पर्यायवाची, या कोई अर्थ में कौन सा है ये पूछ लेता है क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहें। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और है। द वर्ड वाइटल, वाइटल शब्द आया था लास्ट में। वाइटल होता है वेरी इंपॉर्टेंट, मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इज द कॉन्टेक्स्ट मीन्स, उस पैसेज में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया था इसको? प्राइमरी, प्राथमिक, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, हेल्दी, स्वस्थ, स्वस्थ के रूप में, या लाइवली, जिंदा दिल के रूप में? नहीं, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। वाइटल यानी इंपॉर्टेंट। तो शब्दों के अर्थ भी आपको आने चाहिए, नहीं आते तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से आप देख लो। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो जब हम पैसे देख रहे थे वाइटल का अर्थ ये था क्या? देखो यहां पे आप, दिस इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर मैनेजमेंट। ये न्यूज़पेपर के मैनेजमेंट का वाइटल एस्पेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वाइटल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ईच डिपार्टमेंट शुड कीप द अदर डिपार्टमेंट मैनेजर्स इन्फॉर्म्ड of those of activities that will be useful to them। एक दूसरे को वो एक दूसरे की एक्टिविटी से इन्फॉर्म करते रहे, ये सबसे वाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वाइटल का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। हमने 3 पैसेज कर लिए और फिर इसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के पैसेज करते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर बाद मिलते हैं हम लोग अगले पैसेज के लिए। थैंक यू सो मच।